अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप लेवल एफ़ नवंबर 2022 की वीडियो नंबर 2 में हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। स्टार्ट में 3 क्वेश्चन एंड आंसर डिटेल के साथ, इसके बाद नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर के ऊपर और सक्शन लाइन के ऊपर आइस आने के रीज़न को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की सक्शन लाइन के ऊपर आइस आने की रीज़न की लॉन्ग वीडियो का आपको लिंक शेयर करेंगे और इसके अलावा एक और भी लिंक शेयर करेंगे जिसमें आपके नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के हीटिंग सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप चेक करने का आप जानकारी हासिल कर सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, जो आपको लॉन्ग वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोवाइड करदा लिंक्स के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। तो अभी आगाज़ करते हैं वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम ग्रुप मेम्बरान को मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। किसी दोस्त ने ये पूछा है कि रिपेयरिंग के लिए या गैस चार्जिंग के लिए कस्टमर जो है वो मतलब दूर दराज से, यानी गांव देहात से, विलेज लिखा हुआ इन्होंने, लेकर आता है 8 से 10 किलोमीटर दूर से। जब शॉप पर गैस चार्ज हो जाए और कस्टमर दोबारा अपने घर ले जाए तो रेफ्रिजरेटर को कितने टाइम के बाद स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है जी। तो कल जो सवाल ग्रुप में मतलब डिस्कस किया गया था वो तो ये था कि एट द स्पॉट या आप जो रिपेयरिंग करते हो, जैसे होम सर्विस की बात हो रही थी, और उस वक्त ही यानी कि क्या करना है। तो वो तो मैंने आपको बोला था कि बस आप रिपेयरिंग ऐसी जगह पे करो जहाँ पे वहीं पे आप खिसका के कोने पे लगा दो और उसी कंडीशन में चलता रहने दे। ठीक है जी। और मतलब कस्टमर को बोलें कि तकरीबन 1.5-2.5 घंटे के बाद में सामान जो है वो वापस रख लें। लेकिन ये सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है कि जब दूर दराज से रिपेयरिंग के लिए आता है तो जाहिर बात है वर्कशॉप पे रिपेयरिंग होने के बाद वापस उसने अपनी जगह पे दूर दराज ही जाना है, यानी 8-10 किलोमीटर जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे जब लेकर जाते हैं तो मतलब उसको झटके लगते हैं, अप डाउन होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है। मतलब इसी तरह ये हो सकता है कि दूसरे माले या तीसरे माले पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ना हो, उससे ऊपर हो, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड पे। उस सूरत में यानी कि क्या करना चाहिए, ये इनका असल सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि इस तरह की कंडीशन में आप अपना रेफ्रिजरेटर कस्टमर को बोलें कि जब वो घर पे लेकर जाएं और अपनी जगह पे सेटल कर दें इसको, यानी फिक्स कर दें, तो ऑन ना करें, उसकी सप्लाई को ऑन ना करें, उसको अपनी चौकी वोकी पे रख लें जहाँ पे उसकी प्रॉपर उन्होंने जगह फिट की हुई है, सेट की हुई है, वहाँ पे रख दें और उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है दोस्तों कि इसमें जब आप मतलब इसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब आप उसको गाड़ी वाड़ी पे लेकर आगे पीछे जाते हैं, कन्वेंस का कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि उसका जो ऑयल है कंप्रेसर का, वो मतलब नालियों के अंदर जाने का चांस होता है, और अगर आपने जाते के सार ऑन कर दिया तो उसका जो कंप्रेसर है वो ऑयल जो है वो सिस्टम में चढ़ा देगा, यानी कि चोकिंग आ जाएगी सिस्टम में। तो ऐन मुमकिन है कि बिल्कुल भी कूलिंग ना करे, और ये भी मुमकिन है कि कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाए। यानी कि अगर आपने बना कर दिया तो 100% काम करने वाला बना के दिया, लेकिन वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से मतलब जो है ना वो वहाँ पे जाके अपनी एफिशिएंसी जो है ना 30 से 40% यानी कि लेस कर दे, और जो है ना उसकी कूलिंग मुतासर हो, और कस्टमर यही बोलेगा कि काम सही नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब दूर दराज से फ्रिज बनवा कर लाया जाए या बनवा कर भेजा जाए तो 2-3 घंटे उसको वहाँ जाके रख दें और उसके बाद उसको ऑन कर दें, और उसके बाद 2-3 घंटे खाली चलाएँ और उसके बाद सामान भी स्टोर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये है कि आसिम खान कहते हैं कि ग्री का 2 टन का स्प्लिट एसी है, 5 मिनट आउटडोर चलता है, कट ऑफ हो जाता है और 3 मिनट के बाद वापस रीस्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर भी 17 पर है। ठीक है जी। अब इनका ज़रा आप सवाल समझ लें। ये कह रहे हैं कि ये अपना स्प्लिट एसी जो है वो ऑन करते हैं, ठीक है, ग्री का है 2 टन का, और जब ये ऑन करते हैं तो उसके बाद जो है वो मतलब इसका टेम्परेचर उन्होंने 17 पे रखा हुआ है। ठीक है। अब अगर वैसे आउटर बंद हो तो बंदे के ध्यान में यही आएगा कि हो सकता है टेम्परेचर अंदर से मतलब कम रखा हो, जैसे 25, 26, 27 की तरफ, तो इन दिनों में तो वो वाकई में चलेगा ही नहीं। ठीक है ना, जैसे आजकल टेम्परेचर हो रहा है खुसूसन कराची का। अब क्या मसला है जी कि वो तो उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी, उन्होंने बोल दिया जी कि 17 पे चलाया हुआ है, यानी अब ये तो बात तयशुदा है कि मतलब टेम्परेचर वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। 17 के ऊपर तो मतलब कट ऑफ करना तभी होगा जब अंदर फिर बहुत ज़्यादा ही चिल्ड हो जाए। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों 2 से 3 कंडीशंस बन रही हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उसके अंदर गैस मौजूद है कि नहीं।
लाइन गेज लगाकर उसके साथ मतलब अटैच करके लाइन और गेज ये चेक किया जाए कि उसके अंदर गैस कितना प्रेशर है। अगर वो R22 का है यानी R22 रेफ्रिजरेंट वाला है तो उसके अंदर गैस का प्रेशर कितना है, वैसे बता भी देता हूँ, 60 PSI होना चाहिए। साथ मतलब R22 रेफ्रिजरेंट जिसमें R22 गैस डली हुई है उसका प्रेशर मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है वो रनिंग प्रेशर 60 का होना चाहिए। 55 का भी हो जाए कोई मसला नहीं है, 65 का भी हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है। मकसद कहने का ये है कि ये इसका नॉर्मल वो प्रेशर है। अब अगर वो कम है, ठीक है, जैसे 30 या 40 इस तरह का, तो ये इसकी गैस की लीकेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। और अंदर जो है वो कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस बनती है इसकी वजह से, ठीक है। जब आइस बनती है तो अंदर एक ट्यूब सेंसर लगा होता है जो कॉइल के साथ, जो छोटा सा कॉपर का सेंसर होता है, ठीक है जी। एक होता है आपका मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर और एक होता है आपका कॉइल सेंसर जिसको ट्यूब सेंसर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्यूब सेंसर है उसका फंक्शन यही होता है कि जब अंदर वो एवापोरेटर के ऊपर आइस आ जाए, चाहे वो गैस के लो प्रेशर की वजह से आए, चाहे वो जो है वो फ़ैन ब्लोअर की स्पीड स्लो होने की वजह से आए, चाहे वो आपका इंडोर यूनिट मिट्टी से भर जाने की वजह से आए, किसी भी वजह से जब आइस आएगी तो उसका काम है वो कट ऑफ करवा देगा, एक बात। इसी तरह अगर आपका यूनिट है R410A वाला यानी कि 410 गैस वाला, तो उसकी आप जब गैस चेक करें तो उसका प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए 120, 110 भी हो जाए कोई मसला नहीं है, 130 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। अब अगर उसका प्रेशर जो है वो 70-80 या इस तरह का है या 90 का, तो ये भी मुमकिन है कि उसकी भी गैस ही लीक हो। तो उस सूरत में भी आप उसको पर उसकी लीकेज को चेक करें और उसकी गैस वगैरह का काम करें, ठीक है जी। गैस उसमें पूरी करें, सही हो जाएगा। अगर गैस ओके है मतलब R22 है तो उसका 60 का प्रेशर है, और अगर R410A है और उसका भी प्रेशर 120 PSI है रनिंग, तो दैट मीन कि गैस तो ओके है, ठीक है जी। गैस ओके है। अब जो है वो अंदर हो सकता है कि आपका मतलब फ़ैन का ब्लोअर स्लो हो, उसकी वजह से भी आइस आएगी और वो जो है ना आउटर को कट ऑफ कराएगा सेंसर। इसके अलावा जो है उसका जो है इंडोर अगर बहुत ज़्यादा मैला हो रहा है, डस्टी हो रहा है, मिट्टी से लथपथ है, उसमें यानी चोकिंग आ चुकी है, तो मतलब उसमें जो एयर की जो है वो सक्शन सही नहीं हो पाती है, यानी कि वो एयर सही तरीके से सक नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी आइस आएगी और सेंसर जो है वो आउटडोर यूनिट को कट ऑफ करवा देगा, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है अगर ये भी नहीं है मसला कि सर्विस भी हुआ है और गैस भी पूरी है, तो इसके अलावा जो है ये भी मुमकिन है कि आप जो है वो उसका चेक करें आउटडोर यूनिट के अंदर कि वहाँ पे वोल्टेज भी मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी बोर्ड का भी फॉल्ट है। वो हो सकता है करंट जो है वो पास करना बंद कर देता है, तो उसका पीसीबी बोर्ड रिपेयर करवाएं। और अगर पीसीबी बोर्ड से करंट आता रहता है और आउटडोर यूनिट के टर्मिनल तक पहुंचता रहता है, तो फिर आप ये चेक करें कि क्या फ़ैन भी बंद होता है यानी कंप्लीट आउटडोर यूनिट बंद होता है या सिर्फ कंप्रेसर। अगर सिर्फ कंप्रेसर बंद होता है तो उसका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है और आउटडोर यूनिट भी डस्टी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको डिटेल के साथ दिया। और दोस्तों, छठे नंबर पे जो सवाल पूछा गया यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, वो कहते हैं जी कि सलाम नहीं भाई। पहले तो ये आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है, ये सलाम यानी कहना मुनासिब नहीं है, अस्सलाम वालेकुम बोला करें जो पूरा यानी कि तरीक़ेकार है। खैर, बोलते हैं जी कि सलाम नहीं भाई, एक ये भी सवाल है कि रेफ्रिजरेटर को चार्जिंग के वक़्त ख़ाली करना ज़रूरी है, ख़ाली में ही गैस चार्ज करना चाहिए फ्रिज में या डिफ्रीज़र में। अब इनका सवाल पहले समझ लें। ये कह रहे हैं कि जब हम रेफ्रिजरेटर में या डिफ्रीज़र में गैस चार्ज करें तो उसके अंदर जो पहले से लोगों ने यानी कि रखा होता है सामान, जैसे कि अक्सर मोस्टली केसेस में रेफ्रिजरेटर में जैसे पहले कूलिंग जो है नीचे रेफ्रिजरेटर पोर्शन में मतलब ख़त्म होना स्टार्ट होती है, यानी कि वहीं से कंप्लेन आती है लोगों को कि नीचे वाला खाना जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा, ऊपर वाला तो कर ही रहा होता है। कोई बहुत ही शादो नादर कोई इक्का दुक्का कस्टमर आता है जो ये भी कहता है कि भाई नीचे से भी ख़त्म होगी और ऊपर से भी ख़त्म होगी, वो तो समझ लो काफ़ी लेट आपसे रजू कर रहे हैं। इसी तरह डीप फ्रीज़र की अगर बात करें तो वहाँ भी पहले इफेक्ट आता है रेफ्रिजरेटर के पोर्शन में, ठीक है। अगर कस्टमर डिले करे या लेज़ी हो कस्टमर 10-15 दिन निकाल दे, तो फिर जो है वो अगर माइनर लीकेज है तो फिर जो है जाके उसका इफेक्ट आता है जी डीप फ्रीज़र वाले पोर्शन में, ठीक है। अगर बड़ी लीकेज हो तो एक दिन में ही दोनों में ही यानी कूलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। खैर, तो इस सिलसिले में इनका जो सवाल तो आपने समझ लिया। अब इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मतलब रेफ्रिजरेटर में गैस चार्जिंग का या डिफ्रीज़र में गैस चार्जिंग का तरीक़ाकार जो सही मानों में तरीक़ाकार है वो तो यही है कि पहले रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र के अंदर मौजूद तमाम लोड जो है वो निकाल दिया जाए। तमाम गैस उसके तमाम जो सामान है यानी उसमें जो भी
अशिया पड़ी हुई हैं वो निकाल दी जाएँ टेम्परेरी तौर पे, ठीक है जी, आर्ज़ी तौर पे निकाल के कहीं और महफूज़ कर ली जाएँ, ठीक है। अब अगर मतलब उसके अंदर जब लोड मौजूद होगा ऑलरेडी, तो जब आप उसकी रिपेयरिंग करेंगे, गैस चार्ज करेंगे, ठीक है, तो वो मतलब काफ़ी लेज़ी कूलिंग करेगा, आपको स्लो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है जी। जबकि उसके अगेंस्ट अगर आप उसको सामान को निकाल देंगे और उसकी बर्फ़ वगैरह मेल्ट कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, यानी नॉर्मल हालत में ही उसका टेम्परेचर लाने के बाद उसमें गैस जब चार्ज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये बाकायदा तौर पे नज़र आता रहेगा कि हाँ भाई कूलिंग इतनी हो गई है, ठीक है, इतनी कूलिंग हो चुकी है, इतनी रहती है, या कितनी देर में ये कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। जो लोग बाई वेट गैस चार्ज करते हैं, वैसे मतलब ना यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई शादो नाज़र ही लोग होंगे जो बाई वेट गैस चार्ज करते हैं, जो सीधी सी बात है। अब इंडिया वालों का मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस चूँकि पाकिस्तान का है, यहाँ पे तो यही है कि शादो नाज़र ही लोग होंगे जो बाई वेट चार्ज करते हैं, ठीक है। सारे लोग अपने तजर्बे के ऊपर ही करते हैं, और ये भी कोई गलत तरीका नहीं है, बेहतरीन तरीका है। जब काम करते हैं सबको पता चल जाता है कि कितना रनिंग प्रेशर हमने स्टार्ट पे रखना है और ऑटोमेटिकली वो पूरा हो जाता है। खैर जी, तो मतलब आप उसकी जब मतलब सारा सामान निकाल के गैस चार्ज करेंगे, तो एक तो आपको साथ के साथ पता होगा कि इतनी गैस मतलब इसमें इतनी कूलिंग हो चुकी है, इतनी रहती है, कितना टाइम हो चुका, कितना रहता है। और दूसरी बात यह है कि जल्दी से आपकी जान छूटेगी, ठीक है। तो बसूरत दीगर, जैसे अगर कस्टमर बोले कि हमारी कोई सेंसिटिव चीज़, ऐसी हसास चीज़ है जिसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, तो आप बोलें कि चलें ऐसी कोई एक आध दो चीज़ें ऐसी हैं तो आप रख दें, कोई मसला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि पूरे का पूरा हर सूरत ही खाली करवाना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी ग्रुप से रिलेटेड आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अपनी इमोजीज रिएक्शन के ज़रिए आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और इसका कंप्रेसर में जो साइज़ लगा हुआ है वो लगा हुआ है जी 77, ठीक है। पैनासोनिक का ये कंप्रेसर है, और 77 जो नंबर है वो होता है 15, यानी कि 1/5। इसकी सक्शन लाइन के ऊपर बेतहाशा आइस बनी हुई है, ठीक है जी। अब आइस की दोस्तों, अगर ये होता डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर तो उसमें आइस की रीज़न कुछ और है और नॉन फ्रॉस्ट में और है। डायरेक्ट कूल में तो सक्शन के ऊपर आइस ओवर गैस चार्जिंग की वजह से आती है, यानी फालतू गैस हो जाए, और फ्रॉस्ट फ्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होते हैं। अब ये क्या क्या मुमकिन फ़ॉल्ट हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में फ़र्दर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी जिस दोस्त को डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की सक्शन लाइन के ऊपर आइस आने की रीज़न और उसके यानी कि क्या क्या मुमकिन यानी कि हमें नुकसानात हो सकते हैं, उसकी वजह से हमारा फ्रिज की एफिशिएंसी किस तरह से मुतासर होती है, यानी देखा जाए तो अगर रेफ्रिजरेटर की बैक साइड के ऊपर अगर आइस आ रही है तो आने दो भाई, ये भी तो सवाल ज़हन में आ सकता है भाई, हमने यानी कि हटा के करना क्या है, हमें हटाना ज़रूरी क्यों है। तो जवाब ये है कि बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की सक्शन के ऊपर आइस हटाना ज़रूरी है। उसमें यानी कि क्यों ज़रूरी है, वो हमारी मजबूरी है, ठीक है। मतलब हमने करना ही करना है। उसके क्या क्या नुकसानात हैं, मतलब सबसे पहले तो आप बात ये समझ लें कि उसके कंप्रेसर की बॉडी के ऊपर जंग आ जाएगा अगर आप उसके ऊपर बर्फ़ जमते रहना देंगे तो सही है। अगर उसके ऊपर आइस आती रहेगी तो कंप्रेसर की बॉडी जंग खाएगी, एक ना एक दिन वो लीक कर जाएगा। सबसे मेन मसला तो उसमें ये। बाकी उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। उसके ऊपर तकरीबन 2,60,000 व्यूज़ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5,100 लोग उसको लाइक भी कर चुके हैं। तो उसका लिंक ये ऊपर आपको मिल गया है, दे दिया मैंने। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको भी देख लीजिएगा कि डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की सक्शन लाइन के ऊपर आइस क्यों आती है और वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन फ्रॉस्ट की, जो आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी यानी कि डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेक्चर होगा इसके ऊपर, सही है। तो अब उसकी अगर बात करें तो उसमें भी मतलब गैस ओवर चार्जिंग की वजह से सक्शन पे आइस आ सकती है। डायरेक्ट कूल के अंदर सिर्फ यही एक वाहिद वजह है जिसकी वजह से आइस आएगी, यानी ओवर गैस चार्जिंग। लेकिन नॉन फ्रॉस्ट में लाजमी नहीं है कि ओवर गैस चार्जिंग की ही वजह से यानी कि आइस आए। एन मुमकिन है कि आपका एक रेफ्रिजरेटर जो है वो 10 साल से चल रहा है और उसके ऊपर सक्शन लाइन के ऊपर आइस नहीं आ रही, नॉन फ्रॉस्ट की बात हो रही है, लेकिन अचानक से फॉल्ट आएगा और उसकी सक्शन के ऊपर आइस आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो नॉन फ्रॉस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और आपका जो डायरेक्ट कूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है जी। तो अब हम नॉन फ्रॉस्ट की
सक्शन लाइन के ऊपर आने वाली मतलब मुमकिन वजूहात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, ये है नेशनल का फ्रॉस्ट फ्री यानी कि नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, जो गालबन 40 साल पुराना है, जैपनीज़ यानी कि ये रेफ्रिजरेटर है। तो इसके अंदर एवापोरेटर के ऊपर भी आयस है, इसी वजह से इसकी सक्शन पे भी आयस है। पहली रीज़न इसमें ये हो सकती है कि इसका फ़ैन, अगर इसकी फ़ैन मोटर जल जाए, ख़राब हो जाए या अटक जाए, तो ये क्या देख सकते हैं आप कि ये तो चल रही है, यानी कि ये वाला फॉल्ट तो हरगिज़ नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको इस छोटे से क्लिप के अंदर बताया, वीडियो की छोटे से क्लिप के अंदर, कि अगर इसकी फ़ैन मोटर रुक जाए, इसका फ़ैन ब्लेड स्ट्रक हो जाए, यानी कहीं पे अटक जाए, जाम हो जाए, डोर स्विच की वजह से इसकी मतलब करंट ना मिल रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकती है, फ़ैन मोटर को करंट ना मिले, फ़ैन मोटर जो है वो ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, जल जाए, उसका ब्लेड अटक जाए, मुख्तसरन ये है कि फ़ैन मोटर जो है वो काम ना कर रही हो, तो तब भी आपका मतलब एवापोरेटर के अंदर भी आइस आएगी, नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर, और जब एवापोरेटर पे आएगी तो डेफिनेटली उसकी सक्शन लाइन के ऊपर भी आएगी, और कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ध्यान में रखें। कूलिंग होना बंद हो जाएगी, कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा। ठीक है जी। तो पहले स्टेप के ऊपर हमने क्या चेक करना है कि फ़ैन मोटर चल रही है कि नहीं। ठीक है जी। तो फ़ैन मोटर जैसे आपको मैंने दिखा दिया कि वो चल रही है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है वो चेक करें। अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 2, लेकिन स्टेप 2 मतलब डिस्कस करने से पहले ज़रा आप ये वॉइस सुन लें, मतलब कि फ़ैन मोटर का किरदार क्या है, कि मतलब फ़ैन मोटर आपके ऊपर फ्रीज़र पोर्शन में क्या उसका फ़ंक्शन होता है, वो क्या किरदार अदा कर रही है कि उसके रुकने की वजह से आइस क्यों आ जाती है। सही है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ बताऊँगा कि आपकी फ़ैन मोटर किस तरीके से यानी कि एयर को वहाँ पे सर्कुलेट कर रही थी, किस तरीके से यानी कि उसको एयर का मतलब सर्कुलेशन हो रही थी, इसका सर्कल कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो उस क्लिप को आप देखें, वो आपको ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। तो जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब फ़ैन मोटर तो इसकी ओके है, लेकिन इसका ये एवापोरेटर जाम हुआ हुआ है, यानी कि इसके ऊपर आइस से ये चोक हुआ हुआ है। अब इसका तरीक़ाकार ये है दोस्तों, इसका ये फ़ैन चलता है, ठीक है, और इसकी एयर जो है यहाँ से निकलती है। ठीक है जी। यहाँ से निकलती है, यहाँ से वापस यानी कि इसकी ये सक होती है और इस डक के ज़रिए से वापस आती है। इसी तरीक़े से अगेन एंड अगेन यानी कि इस कॉइल की वजह से इसमें इसको टच करते हुए ये सर्कुलेट करती है और नीचे ये नीचे वाले पोर्शन में यहीं से जाती है। अब माना कि इसकी फ़ैन मोटर चल रही है, ठीक है, हालांकि फ़ैन मोटर रुक जाए यानी स्टक हो जाए, जल जाए, ख़राब हो जाए, तो उस वजह से भी एवापोरेटर के ऊपर आइस आती है, लेकिन यहाँ पर एवापोरेटर पर आइस आने की वजह ये नहीं है। लेकिन एवापोरेटर के ऊपर चूँकि आइस आ चुकी है, इस वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा, हालांकि इसका फ़ैन चल रहा है। अब कूलिंग ना करने की वजह यह है कि इसका कूलिंग कॉइल जो है वो आइस से मुकम्मल तौर पर चोक हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका स्प्लिट एसी का कूलिंग कॉइल मिट्टी वगैरह से चोक हो जाता है, डस्टी हो जाता है, या इसके फ़िल्टर जो है बुरे तरीके से चोक हो जाते हैं मिट्टी से, तो वो भी मास्टर सर्विस किए बगैर कूलिंग नहीं करता। इसी तरह ये भी डीफ्रॉस्टिंग के बगैर कूलिंग नहीं करेगा। फ़ैन मोटर के बाद दोस्तों ये अगली फिर चीज़ बचती है बायोमेटल और ये फ्यूज़, बायोमेटल, फ्यूज़, और इसके बाद जो है ये ड्रेन हीटर और ये मेन हीटर, यानी कुल मिला के यहाँ पे हैं ये 4 चीज़ें। ठीक है जी। ये 4 चीज़ें, फ़ैन मोटर समेत 5, और वैसे ये 4 चीज़ें। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। यानी कि यूँ समझ लें जी कि आपकी ये चारों चीज़ें लगी होती हैं सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे बायोमेटल, बायोमेटल के दूसरे सिरे के लगे साथ लगी होगी जनाब वाली आपका फ्यूज़, फ्यूज़ के अगले सिरे के साथ लगा होगा मेन हीटर, मेन हीटर के अगले सिरे पे लगा होगा ड्रेन हीटर। यानी ये चारों चीज़ें मरहलावार मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, यानी एक दूसरे का इनसे राब्ता होता है। ठीक है जी। अब अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ ख़राब होगी, ठीक है, इनमें से कोई एक भी चीज़ अपना रोल नहीं प्ले करेगी, मिसाल के तौर पे अगर बायोमेटल ख़राब हो जाएगी तब भी एवापोरेटर के ऊपर आइस आएगी, अगर फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तब भी एवापोरेटर के ऊपर आइस आएगी, क्योंकि फ्यूज़ ख़राब होगा तो आपका टाइमर भी रुक सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका अगर मतलब टाइमर
आपके करंट पे आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, और बायोमेटल भी सही है और फ्यूज़ भी करंट आगे पास कर रहा है, लेकिन आगे अगर मेन हीटर ही ख़राब है तो तब भी डिफ्रॉस्टिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि कॉइल के ऊपर से बर्फ़ नहीं पिघलेगी। और इसी तरह मतलब अगर नीचे का ड्रेन हीटर भी ख़राब है तो तब भी मतलब आपको ये वाला फॉल्ट फेस करना पड़ सकता है, ठीक है जी। लिहाजा ग्रुप मेंबरान, यहाँ पे आप इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों को, एक तो तरीका ये है कि इन तमाम चीज़ों को आप 1 बाई 1 करके चेक करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप बायोमेटल को अलग चेक करें, ठीक है, फ्यूज़ को अलग चेक करें, मेन हीटर को अलग चेक करें, ड्रेन हीटर को अलग चेक करें, और फैन मोटर तो आपको नज़र आ ही रही है कि वो चल रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको मतलब इसी लेक्चर के इख्तिताम के ऊपर इन तमाम चीज़ों को टेस्ट करने की अलग से जो वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर, और माशाल्लाह लाख से ऊपर उसके ऊपर व्यूज़ भी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक, बेशक उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं इस तमाम को नहीं चेक करवा रहा, यहाँ पे इसको हमने किस तरीके से फिक्स कर लिया है, मतलब लंबे चौड़े चक्कर में पड़े बगैर ही करीब से ही हमने इसको कैसे ट्रेस आउट कर लिया, तो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बाकी वो भी मौजूद है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो ज़्यादा मतलब नॉलेज हासिल करना चाहता है, तो उसको लिंक भी मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब दोस्तों मुख्तसरन ये है कि इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करें कि इनमें से कौन सी चीज़ ख़राब है, तो ये लंबा टाइम लग जाएगा। उससे पहले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, तो आइए वो क्या हो सकता है वो अब डिस्कस करते हैं। तो जी दोस्तों, अब बजाय हम सब चीज़ों को अलग अलग चेक करने के, हम पहला स्टेप यही करेंगे कि टाइमर कहीं स्टक तो नहीं हुआ हुआ, यानी टाइमर कहीं जाम तो नहीं हो गया, अटका हुआ नहीं था, तो हम इसको मैनुअल तौर पे इसको हीटिंग पॉइंट पे लेके आएंगे। हीटिंग पॉइंट पे लाएंगे दोस्तों, तो इसके साथ आप एम्पेयर मीटर भी लगा लीजिएगा ताकि आपको एम्पेयर से भी अंदाज़ा हो सके कि चला है कि नहीं। अब ये खैर स्टार्ट हो चुका है और ये देख सकते हैं आप कि हल्का हल्का ये मतलब हीटिंग पैदा करने लग गया है। अब इसको ये बाकायदा तौर पे गर्म भी होने लग गया है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम चीज़ें ओके हैं। अब कुछ देर गुजरने के बाद इसको मैं चेक करवाऊँगा, आपको ये देख सकते हैं कि आप ये तमाम इसकी आइस जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो जी ग्रुप मेंबरान्स, यहाँ पे आपके नॉलेज में ये बात आ चुकी है कि मतलब फॉल्ट जो है वो पकड़ाई में आ गया। फॉल्ट है टाइमर का, टाइमर जो है वो मतलब जाम हो चुका है, सही है, मतलब वो सर्विसिंग मांग रहा है, उसकी गरारियाँ जो हैं वो जाम भी हो सकती हैं, ठीक है, इस वजह से भी ये इशू आ सकता है, ठीक है जनाब, और आपको रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, ठीक है। दोनों सूरतों में मतलब आपको कोई भी एक सूरत जो है उससे आपका काम हो सकता है। अब मान लीजिए आपको टाइमर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझें, यहाँ पे अगर मतलब टाइमर जो है हम उसको जब हमने इसको हीटिंग वाले पॉइंट पे उसको लेके आए हैं, ठीक है, मैनुअली तौर पे, ठीक है, क्योंकि वो तो अटका हुआ है, जाम हो गया था, स्ट्रक हो गया, वो खुद से तो हो नहीं रहा था, इसी वजह से बावजूद सारी चीज़ें ओके थी, यानी कि फ़ैन मोटर भी ओके थी, उसका डोर स्विच की वजह से उसको करंट भी मिल रहा था, उसका मेन हीटर भी ओके था, उसका ड्रेन हीटर भी ओके था, उसकी बायोमेटल भी ओके थी, उसका फ्यूज़ भी ओके था। सिर्फ एक ये नहीं वजह क्या थी कि उसका टाइमर स्टक हुआ हुआ था, वो हीटिंग वाले पॉइंट के ऊपर जा ही नहीं रहा था, यानी वो कंप्रेसर वाले ही जोन के ऊपर अटक गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, उसको मतलब मैनुअल तौर पे जब लेकर गए हीटिंग वाले पॉइंट के ऊपर, तो उसने करंट पास करना शुरू कर दिया, और टाइमर ही वो वाइड चीज़ है जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। और मतलब जो ही हमने इसको मैनुअल तौर पे वहाँ से यानी हीटिंग पॉइंट पे लाए, तो तमाम चीज़ें जो है अपना फंक्शन करने लग गई, जिसमें आपकी अल्लाह भला करे जी मेन हीटर, ड्रेन हीटर, बायोमेटल, फ्यूज़, ठीक है। अब अगर उसको मैनुअल तरीके से हीटिंग पॉइंट पे लाने के बाद अगर आपका हीटर ऑन ना होता, ठीक है, और उसकी डिफ्रॉस्टिंग स्टार्ट ना होती, तो हम बिल्कुल अगला स्टेप यही करते कि मतलब हम बायोमेटल को अलग चेक करते, फ्यूज़ को अलग चेक करते, मेन हीटर को अलग चेक करते, ड्रेन हीटर को अलग चेक करते। लेकिन दोस्तों हर काम का एक प्रोफेशनल तरीका है। अब जो काम हमारा 2 मिनट या 10 मिनट के अंदर हो जाए, लाजमी नहीं हम उसके लिए 1 घंटा लगाएं या पूरा दिन लगाएं, सही है। तो हम इसको करीब से ही पकड़ा है। तो खैर जनाब, अब यहाँ पे जो अगली इम्पोर्टेंट बात वो ये कि इसमें से अभी आपको 2 टाइमर नज़र आ रहे हैं। जो रेफ्रिजरेटर में से निकला है टाइमर जो कि ख़राब था, जो जिसकी वाइंडिंग मतलब जल गई थी, इस वजह से ये चल नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था, वो है नंबर 1 वाला, ठीक है जी। जबकि मार्केट पूरी छान मारी तो वो कह रहे हैं कि भाई ये 40 साल पुराना मॉडल है, तो मतलब इसका नहीं मिलेगा ये टाइमर, आप उसकी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी।
तो हमें मार्केट में जो है वो हर कोई जो बोल रहा था वो कह रहा था ये वाला ले जाओ, जिसके ऊपर मैंने नंबर 2 मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको दोस्तों फिर हमने लगाया है। जैसे आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमने इसको 2 नंबर वाला जो टाइमर था, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल था, चूँकि वाकई 40 साल बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, मॉडल चेंज हो जाते हैं, स्पेयर पार्ट अवेलेबल होना नामुमकिन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 नंबर वाला जो है जो मार्केट में अवेलेबल था, थोड़ा सा कनेक्शन में ये नहीं कि वो अल्ट्रेशन थी। ठीक है, तो हमने ये वाला लगा दिया और हमारा काम हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस मतलब लेक्चर के अंदर ये चीज़ जानी कि मतलब नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर के ऊपर या उसकी सक्शन लाइन के ऊपर किन किन रीज़न की वजह से आइस आ सकती है, और हमने ये जो केस मतलब जो हैंडल किया, ये कंप्लेन अटेंड की, तो उसमें क्या फॉल्ट था। तो हमने आपके साथ बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ और दिल की गहराइयों के साथ मतलब ये मवाद आपके साथ शेयर किया है। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप ना सिर्फ इसको अपने तक महदूद रखेंगे, बल्कि अच्छा इंसान वही होता है जिसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है, जिसको कहीं से अच्छा नॉलेज मिल रहा होता है, तो वो अपने और दोस्तों को, अपने चाहने वाले मतलब भाइयों को भी उनकी मतलब उस चीज़ में मदऊ करता है, यानी इनवाइट करता है। तो आप काइंडली इस चीज़ को अपने तक महदूद नहीं रखिए। मैं आपको अगेन एंड अगेन यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये 100 रुपीज़ की फ़ीस नहीं है। आप यकीन करें, ये 1000 रुपये में भी वारे में ये। ठीक है, तो ये इब्तदाई मतलब कुछ मेम्बरान के लिए ये मैंने माकूल सी फ़ीस रखी है, ताकि यानी कि ये आबाद हो, ये ग्रुप आबाद हो, इसको आबाद आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो इसको अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों को रिकमेंड करें और उनको भी ऐड करवाएं, ताकि मतलब हमें भी इतनी मगजमारी करने का कुछ हासिल उसूल हो। ठीक है दोस्तों।